पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है, ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया, तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज़। ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है, अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हम में सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए। उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी कार्यकर्ता दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में। योगी जी के डर से यहाँ पर मेरा कौन डर है? नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। बुरा क्या तो है? तो बुरा एक क्या है? आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं, देखिए, हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है, और इस शासन की रणनीति है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सुरक्षा सबको। कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है।
पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही तो हक है। क्या क्या आप शेर तो को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते, वही नहीं मैं आप कह रही बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून ओ में मैं वही कह आपको रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए, हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए, आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, जी इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी ओह, जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके, वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है, और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए।
सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे, तो उनको विधानसभा में भी संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। सब हो देखिए, गया है, आप मना ही करें। हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, वह इंडिया नहीं बोलना चाहिए। I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वह करामात UPA का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने, TMC का हो, या जो भी, सब की एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम BJP, टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी BJP से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। NDA ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था UPA को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से TMC की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर
क्यों नहीं? कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीजों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता था, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में। सबकी पर्चियां जाती थीं, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने मार्च 17 में पूछा, मैंने कहा भी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना। तो फिर बताया गया कि साहब जो है प्रक्रिया गलत थी। मैंने कहा गलत क्या थी बताओ मुझे। जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा साहब इसमें लीकेजेज की संभावनाएं थी। तो मैंने कहा न्यायालय ने ठीक तो किया था। हमने यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्ष में 1,65,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है। वे सभी नौजवान, जिसमें 20% महिला पुलिस कार्मिक भी हैं। ये केवल उसी में नहीं, शिक्षकों की भर्ती में भी। आप सोचिए, बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली थे। हमने उस प्रक्रिया को 1,64,000 से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है। बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की अभी मैंने चर्चा नहीं की, ये भर्ती अलग है। और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी शुचिता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। तो महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे भी होता था उत्तर प्रदेश में, मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीड़िता दलित थी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई यादव एसएचओ था। ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत मान्यता रखती, क्योंकि गांव-गांव में ये जातिवाद जो है वो इतना हावी था। आज ऐसा नहीं है। आज देखिए, हमने यूपी में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास जब 17 में हम आए थे तो मात्र 10,000 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे। कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास 10,000 थी। आज हमारे पास यह संख्या 40,000 है। और हमने एक मानसिकता भी थी कि उन महिला कार्मिकों को फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहौल था, लोग इतने भयभीत थे, कहते थे कि आप महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारी फील्ड में जाकर के क्या अपराधियों को फेस कर पाएंगे? उन्हीं की सुरक्षा की। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी भाव था। तो मुझे जब इस प्रतिवेदन मिले कि हम भी फील्ड में, महिला कार्मिकों ने मुझे इस बात को कहा कि हम भी फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं, मैंने कहा एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए।
तो फिर ये हुआ कि कैसे इसको किया जा सकता। हमने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया। ये अभियान चल रहा है और इसमें सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें मैंने हर महिला कांस्टेबल को महिला बीट अधिकारी के रूप में नामित किया है। और उनकी जिम्मेदारी है 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें यूपी में इस समय, लगभग 58,000 हैं, कुछ नगर निकाय में आए हैं, 57,700 के ऊपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। वे सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे। आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएंगे। और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं महिला कार्मिक, जो कुछ को करा दिया गया, कुछ को कराया जा रहा है। ऐसे शहरी क्षेत्र में भी, और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना। आज आप देख रहे होंगे महिला यहाँ की बेटियां आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती, आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं, घर से जाती हैं, अपने माँ बाप के साए में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। आज उनके सामने कोई भय नहीं। और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे। ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। ये जो INDI ग्रुपिंग बनी है, ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में जो गैंग रेप जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर कहती है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, और मणिपुर का किस्सा उठाएगी। तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संवैधानिक संस्था की अपनी लक्ष्मण रेखा है, और जब भी उसका अतिक्रमण होगा तो दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मणिपुर के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार को दोषी तो ठहरा रहे हैं। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति की कामना है, क्योंकि पिछले 9 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के दौरान मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस प्रकार से शांति बहाली वहाँ हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से क्षेत्र जुड़े हैं, ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं, और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। आप विश्वास करिए, मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी, और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। पूर्व सेनाध्यक्ष, कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है, देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था, और फिर संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ।
जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते, लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं, उन लोगों की साजिश इसके पीछे है और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं कि ये सब दिखाई नहीं देता है। ये सब स्पष्ट है। हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे। साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज़ हैं, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिशर्स हमारे बीच हैं, जो दरारें हैं हम लोगों के बीच, उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है। तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं, उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है? और आपका राज्य भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। आप भी एक किस्म से आप भी एक फ्रंटियर हमारे यहाँ स्टेट कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। INDIA को लेकर बात चल रही थी, तो अगर अखिलेश और राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे, तो क्या फिर से बीजेपी के लिए? उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियां आ चुकी हैं। 2014 में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं। 2017 में, 2019 में, 2022 में चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्त की है। और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है। देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा।